इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का ब्रीफ हिस्ट्री पहले देख लिया जाए। लगभग 600 बीसी पहले थेल्स, जो कि एक यूनान के साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि अंबर को जब हम ऊन के साथ रगड़ते हैं तो इस अंबर में छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी यहाँ पर एक कागज़ से ये अंबर है, अगर इसको हम ऊन से रगड़ करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पर रख दें तो ये अपनी ओर इसको खींच लेता है। इनकी बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तब जाकर के लगभग 1500 बीसी के 1500 एडी गिलबर्ट, एक दूसरे साइंटिस्ट है, इन्होंने ये देखा कि यह जो अंबर में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, ये केवल अंबर में ही नहीं होता है बल्कि नेचर में उपस्थित अन्य पदार्थों में भी यह गुण पाया जाता है। जैसे जब हम कांच को सिल्क के साथ जब रगड़ते हैं तो कांच में भी यह प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी तरह से एबोनाइट की छड़ को जब किसी रबर के साथ रगड़ा जाता है तब भी इसमें ये गुण आ जाता है। तो गिलबर्ट ने ये बताया कि नेचर में उपस्थित लगभग सभी पदार्थों में थोड़ा या कम मात्रा में ये अंबर वाला गुण, यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को ग्रीक वर्ड में या ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर इस अद्वितीय गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, विद्युत। तो अंबर को ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए इस अद्वितीय शक्ति को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। जो सबसे पहले जो वर्ड यूज किया इन्होंने वो थॉमस ब्राउन थे। तो थॉमस ब्राउन का नाम आता है। थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा। इलेक्ट्रिसिटी। अब बाद में चल करके फिर इस पर तमाम एक्सपेरिमेंट किए गए, और तब नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा कि चार्ज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। यानी उन्होंने तमाम ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से रगड़ करके और उन्होंने कलेक्शन किया और सबको डिवाइड किया, और फाइनली इन्होंने देखा कि चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब हम कांच को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, तो कांच पर उत्पन्न जो आवेश होता है उसको हम धनावेश, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और सिल्क पर जो उपस्थित होता है चार्ज उसको हम निगेटिव चार्ज कहेंगे। यानी देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, जिसमें से इसको हम एक जो होता है उसको पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होता है उसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, वह ऋणावेशित होता है और उस पर माइनस चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और सिल्क पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है।
रगड़ने के कारण जिन वस्तुओं में यह गुण आ जाता है, यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है, उन वस्तुओं को हम इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट या विद्युतमय वस्तु कहते हैं। और जिन वस्तुओं पर यह गुण नहीं होता उसे अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह से दो तरह की वस्तुएं हो जाती हैं, एक इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट और एक अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट। अब आवेशित वस्तुओं में क्या क्या गुण होते हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दोनों के कारण उन्होंने चेक करके आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया और इस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल का क्या होता है ये अब आपको जानना है। आवेशित वस्तुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखा जाए तो ये गुण मिलता है कि अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट है, सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं, सपोज करिए दिस इज द पॉजिटिव चार्ज and this is the also positive charge, then both are repel to each other, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों दूर हटेंगे। अथवा अगर एक ऑब्जेक्ट आपका निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव है तो दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दूर हटाएंगे। तो समान प्रकृति के आवेशित वस्तुओं के बीच जो होता है वो आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज लिए लें, सपोज करिए एक पॉजिटिव आप लेते हैं और एक निगेटिव, तो इन दोनों के बीच जो है अब अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच जो होती है इनमें। अब हम अगर चेक करें कि एक हम इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट ले लें और एक अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज करिए कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है और इसको एक अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट के पास हम ले जाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। ये जो है आपका अनइलेक्ट्रीफाई है, अनावेशित, और ये आपका इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये इलेक्ट्रीफाई है और ये अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट आप निगेटिव लेते हैं और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है आपका अनइलेक्ट्रीफाई है तो फिर जो है आकर्षण बल ही, अट्रैक्टिव फोर्स ही काम करता है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, अगर उसको आप ले जाते हैं तो उस केस में हमेशा आकर्षण बल ही कार्य करता है। यानी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाए तो सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं। इसका मतलब कि एक अगर इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट है और एक अनइलेक्ट्रीफाई है तो वो हमेशा आकर्षण यानी आकर्षित ही करेंगे।
इस आधार पर हम किसी वस्तु को चेक करना चाहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट रियली में वह चार्ज है कि नहीं, तो इस बात को हम केवल रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल से ही चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी, नोट करके इसको जान लीजिए कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो होता है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल किसी भी आवेशित वस्तु की सही आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होती है, सही पहचान होती है। यानी हम चाहते हैं चेक करना कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं, तो प्रतिकर्षण बल ही जो है सही मायने में बताता है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं कि नहीं। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे के पास आप ले गए और दोनों के बीच अगर रिपल्सिव फोर्स काम किया, प्रतिकर्षण हुआ, दोनों दूर हटा दिए एक दूसरे को, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों ही वस्तुएं जो होती हैं वो आवेशित होती हैं। ये भी आवेशित होगा और ये भी जो है आवेशित होगा। कारण कि अट्रैक्टिव फोर्स आवेशित और अनावेशित दोनों के बीच काम करता है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल ही दोनों वस्तुओं के आवेशित होने का सही प्रमाण होता है। इस तरीके से ये आवेशित वस्तुओं के गुण होते हैं। आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम आवेशित करना चाहते हैं तो उसकी कौन कौन विधियाँ होती हैं। फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा आवेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो अनइलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट है ए, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं जो कि इलेक्ट्रीफाई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए ये पॉजिटिव। वस्तु ए जो अनावेशित है, वस्तु बी जो आवेशित है, ए के संपर्क में जब बी को लाया जाता है तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले जाते हैं, इसलिए इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ए धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार कुछ धनावेश इसका जितना न्यूट्रलाइज होता है उतना ही इसमें उत्पन्न हो जाता है। फिगर बी में देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज ए में क्रिएट हुए हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज बी के कम हो गए हैं। इस तरीके से जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो धीरे धीरे आवेश बी से निकलकर ए में चलता जाता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब दोनों का आवेश विभव समान नहीं हो जाता है। तो जब एक अनावेशित वस्तु के कांटेक्ट संपर्क में किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है, तो इस घटना को यानी आवेशन की घटना को हम चालन द्वारा आवेशन कहेंगे। दूसरा जो मेथड होता है इसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यहाँ पर दो वस्तुओं को रगड़ने पर कांटेक्ट सरफेस पर यहाँ पर हीट जनरेट होता है। ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। यहाँ पर वस्तु ए और ये वस्तु बी लिया गया है, फिगर में आप देख रहे हैं। जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो कांटेक्ट सरफेस पर हीट जनरेट होता है और इस हीट को गेन करके वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले जाते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले जाते हैं, इसलिए वस्तु ए जो होता है वो धनावेशित हो जाता है और वस्तु बी जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो इस पूरे प्रक्रिया में वस्तु ए और वस्तु बी दोनों ही आवेशित होते हैं और इसमें जितना चार्ज ए पर क्रिएट होता है, चार्ज ऑन ए इक्वल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बी, बट
अपोजिट इन नेचर। प्रकृति में दोनों जो होते हैं वो अलग अलग, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, सदा यही कंडीशन क्रिएट होता है। तो घर्षण के आवेशन में क्या घटना होती है, फिर एक बार समझ लीजिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो संपर्क स्थान पर हीट जनरेट होता है। उस हीट को एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण वस्तु ए पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पूरे घटना को हम घर्षण के द्वारा आवेशन कहेंगे। घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु ए पर उत्पन्न आवेश की मात्रा वस्तु बी पर उत्पन्न आवेश की मात्रा के बराबर होती है, लेकिन जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, एक पर पॉजिटिव तो एक पर निगेटिव क्रिएट होगा। और घर्षण के द्वारा कितना चार्ज उत्पन्न होता है, तो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और Q की वैल्यू होती है प्लस माइनस N इंटू ई। प्लस जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और माइनस किस पर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। N क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि आप जानते हैं 1.6 10 पर माइनस 19 कूलाम होता है। तो इस तरीके से आवेशन की दो विधियां हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसके पहले आपने आवेशित वस्तुओं के गुण को देखा, अब हमको जानना है कि आवेश का खुद का अपना प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सबसे पहले देखें मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो जैसे कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना हुआ है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं चार्ज के वो मूल आवेश कहलाते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न न्यूनतम आवेश की मात्रा जो संभव हो सके उसे मूल आवेश कहते हैं। सभी आवेश इसी मूल आवेश से बने होते हैं, यानी कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश ही स्थानांतरित होगा या उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा जो कि 1.6 10 पर माइनस 19 कूलाम होती है, उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। दूसरी जो होती है प्रॉपर्टी इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश की परमाणुकता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अर्थ होता है कि चार्ज, कोई भी जो आवेश होता है, कोई भी आवेश वह मूल आवेश से मिलकर बना होता है। तो मूल आवेश से अगर मिलकर के बना होता है तो अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट अगर आवेशित हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा जाएगा। इस तरह से 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो कभी भी ट्रांसफ़र होगा तो आधा अथवा फ्रैक्शन भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जब भी होगा कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पूर्ण गुणक के रूप में ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो आवेश होते हैं वह मूल आवेशों से मिलकर बने होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह से चार्ज भी ऊर्जा की तरह छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। तो किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की जो मात्रा होती है, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन यानी मूल आवेश,
स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई के पूर्ण गुणक होते हैं, पूर्ण गुणक होते हैं। इसे आवेश की परमाणुकता कहते हैं। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट पर उत्पन्न आवेश की मात्रा प्लस या माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस तरीके से कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इस गुण को हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं। अब आवेश में जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, योग गुण। चार्ज में योग गुण। योग गुण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि +5 कूलाम और +2 कूलाम आपस में जोड़ना है, तो दोनों मिल करके 5 और 2 7 कूलाम हो जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 7 कूलाम ऐड हो करके होगा। अगर 5 कूलाम प्लस और -2 कूलाम आपस में अगर ऐड किया जाता है तो ये दोनों अगर आप ऐड करते हैं तो 5 कूलाम में से 2 कूलाम अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नेट जो चार्ज होगा वो आपका कितना हो जाएगा? +3 के, यानी एक ऑब्जेक्ट पर +5 और एक ऑब्जेक्ट पर -2 के बराबर है। तो दोनों जब ऐड होंगे तो +5 प्लस -2 लिखेंगे, यानी कि +3 कूलाम के बराबर चार्ज होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आवेश में जुटने का गुण होता है, वो भी बीजगणितीय रूप से अलजेब्रिक रूप से जुटते हैं। यानी यह बीजगणित के नियमों का पालन करता है, न कि वेक्टर क्वांटिटी का। तो ये जो होता है चार्ज, वह वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करता, और जब वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता है तो यह जो है अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो इस गुण को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी सीधे सीधे चिन्ह सहित आपको जोड़ देना है। यह है तीसरी प्रॉपर्टी। आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है, इस चीज़ को समझें। जैसे मान लीजिए यहाँ फिगर ए में 2 ऑब्जेक्ट ए और बी लिया गया है। शुरू में ये आवेशित नहीं है, तो जब शुरू में आवेशित नहीं है तो ए पर चार्ज QA और बी पर चार्ज QB दोनों को ऐड किया गया तो 0 हुआ। तो घर्षण के पहले टोटल चार्ज 0 बना हुआ है। अब दोनों को आपस में रगड़ दिए तो घर्षण के पश्चात वस्तु A पर कुछ आवेश उत्पन्न हो गया, वस्तु B पर। और आप जानते हैं कि घर्षण के कारण जब आवेशन की क्रिया होती है तो जितना चार्ज ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर होता है उतना ही दूसरे पर, लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं। तो अब नेट आवेश फिर दोनों को जोड़ा जाए तो एक पर +Q होगा, एक पर -Q, तो फिर नेट चार्ज क्या हुआ? 0। इसका मतलब घर्षण के पहले भी नेट चार्ज 0 था और घर्षण के पश्चात भी नेट चार्ज 0 बना हुआ है। अर्थात आवेश संरक्षित है, न तो हमने इसको उत्पन्न किया न तो नष्ट कर पाए। यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं, यानी किसी विलगित निकाय की, किसी विलगित निकाय, विलगित
निकाय की कुल आवेश की मात्रा सदैव संरक्षित रहती है। तो पूरे विलगित निकाय यानी उस सिस्टम में जितने ऑब्जेक्ट उपस्थित हैं टोटल का चार्ज मिलाकर अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज हो सकता है। यानी घटना में एक ऑब्जेक्ट के चार्ज में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम के चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइंड होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस होता है, पॉजिट्रॉन को ई पर प्लस से डिनोट करते हैं। तो दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और गामा फोटॉन्स दो ठो क्रिएट होते हैं। दिस इज द गामा फोटॉन। ये अनावेशित कण होते हैं, अनावेशित कण आगे चल के पढ़ेंगे आप। ये दोनों आवेशित कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर प्लस ई के बराबर चार्ज है 1.6 10 पर माइनस 19 प्लस में, और दूसरे पर माइनस में 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम है। दोनों ऐड हुआ तो 0 हो गया, और यहाँ पर भी टोटल चार्ज Q 0 बना हुआ है। तो इस घटना से पहले टोटल चार्ज 0 है और घटना के पश्चात भी टोटल चार्ज 0 है। तो क्या नया आवेश उत्पन्न हुआ? नहीं। या नष्ट हुआ? नहीं। इस तरीके से यहाँ पर आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा एग्जाम्पल एक रिएक्शन लेके समझते हैं कि एक न्यूट्रॉन अगर नष्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो। ये नाभिकीय कण है, आगे चल के आप पढ़ेंगे आप। न्यूट्रिनो, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। इस पूरे न्यूट्रॉन, अब इस पूरी प्रक्रिया में हमने आपको बताया कि जब एक न्यूट्रॉन नष्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरीके से एंटी न्यूट्रिनो में बदलता है। अब न्यूट्रॉन देखें तो नष्ट होने के पहले इधर टोटल चार्ज न्यूट्रॉन जो होता है अनावेशित होता है, अनावेशित यानी टोटल चार्ज जो है 0 बना हुआ है। और राइट साइड में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, प्रोटॉन पर प्लस ई, न्यूट्रिनो अनचार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रिनो का आवेश तीनों अगर जोड़ा जाए तो फिर 0 हो गया। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर रिएक्शन 0 बना हुआ है और नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन आल्सो 0। तो क्या आपने कोई आवेश उत्पन्न किया या नष्ट किया? नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम में किसी भी रिएक्शन के दौरान हमेशा आवेश संरक्षित रहता है और इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं।